नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के नतीजे बस आने ही वाले हैं। कल सुबह 6 बजे से लगातार डीडी न्यूज पर हम आपको सबसे सटीक नतीजे सबसे शुरुआती दौर से दिखाते रहेंगे, लेकिन नतीजे तो आने में अभी कुछ समय बाकी है। अभी से विपक्ष ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। एग्जिट पोल जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ शोर शुरू कर दिया है और यहां तक कि धमकी देनी भी शुरू कर दी है। अलग अलग हलकों से कुछ लोगों के वीडियोस भी वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो ये कह रहे हैं कि कल अगर नतीजे बीजेपी के फेवर में 300 से ऊपर जाते हैं तो वो जनता का मैंडेट नहीं माना जाएगा, बल्कि उसमें कोई मिलीभगत होगी और हम चुप नहीं बैठेंगे। आरजेडी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें भी कुछ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन झटका जयराम रमेश को, कांग्रेस पार्टी को लगा जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप जो आरोप लगा रहे हैं जिलाधिकारियों को लेकर, डीएम को लेकर, उन सब के बारे में पुख्ता सबूत दीजिए और जवाब दीजिए आज शाम 7 बजे तक। तो कुल मिलाकर अभी से विपक्ष का शोर आखिर संकेत क्या दे रहा है, चर्चा इस पर करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जो इस मुद्दे पर आज सुर्खियों में रहे। डीएम साहब से, एआरओ, आरओ, सबसे गिनती में घालमेल की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि चीजें फिर हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। जनता तैयार बैठी हुई है, जनता तय करेगी क्या करना है। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की, उसी संस्था ने, बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। जयराम रमेश जी को तो पहले इसका जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार से ओपन एआई के माध्यम से जो रिपोर्ट सामने आई है, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में और चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप करवाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं। ये जो एग्जिट पोल बताया है, इससे वो लोग हताश और निराश हो जान रहे हैं। जितना एग्जिट पोल बताया है उससे ज्यादा बहुमत हमको आने जा रहा है। ये एग्जिट पोल खुद को अपने आप झूठा और गलत साबित कर रहा है, और इस मामले में मैं एग्जिट पोल करने वाले जितनी भी एजेंसियां हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया पूरे देश के सामने। एग्जैक्ट पोल जो आएगा उसमें इंडिया गठबंधन की ही सरकार बननी है, ये बात सबको ध्यान रखना चाहिए। तो आखिर क्या बौखलाहट है, या यूं कहें कि किस चीज की चिंता सता रही है? भाई कुछ ही पल तो अब बाकी रह गए हैं, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। डराने धमकाने से आखिर क्या होगा? चलिए, बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस धमकी भरी भाषा के पीछे की स्टोरी क्या है। क्या इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी उसमें ये सब तय किया गया था, या उसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला निकलकर सामने आया था कि अगर नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते हैं तो फिर एक एक करके किस किस पर निशाना साधा जाएगा? इलेक्शन कमीशन को लेकर आपने सुन ही लिया, पूरी तरह से शिवसेना ने कह दिया है, शिवसेना उद्धव गुट, उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन पर हमारा भरोसा नहीं है क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। आरजेडी की तरफ से बयान आ जाता है कि कल
जनता के हाथ में रहेगा। अगर नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए तो फिर क्या होगा हमें भी नहीं पता। तो ये जो भाषा है कांग्रेस पार्टी लगातार कह ही रही है, ये जो भाषा है ये इससे पहले क्यों दिखाई नहीं दी। और यही बीजेपी ने सवाल भी पूछा है कि जब कर्नाटक में नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तब इलेक्शन कमीशन ठीक रहता है, हिमाचल में आते हैं ठीक रहता है, पश्चिम बंगाल में आते हैं ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आने लगते हैं तो फिर सभी लोग दोषी कैसे हो जाते हैं। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं और परिचय मैं अपने खास मेहमानों से आपका करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम त्यागी जी सीधे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जेडीयू की तरफ से बात करेंगी अनुप्रिया जी, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले जरा मैं नीरज मिश्रा जी आप ही का रुख करना चाहूंगी। अब तो 7 बजे की डेडलाइन जयराम रमेश के लिए थी, लेकिन ये भाषा जो बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है मैं उसी पर आना चाहती हूँ कि कर्नाटक में आप जीते तो सब ठीक, तेलंगाना में जीते तो सब ठीक, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीते तो सब ठीक, और अगर बीजेपी कहीं पर जीतती है तो फिर दिक्कत है। ऐसा कैसे? रीमा जी, वैसे तो इन बातों का कोई बहुत ज्यादा मतलब अभी नहीं है, क्योंकि वो जो एग्जिट पोल है वो तो एक ऐसा सर्वे है जिसके वास्तविकता पर और आधार पर सवालिया निशान हमेशा से खड़े रहे, और कल क्योंकि चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो अभी ऐसी कोई बात कहने का बहुत ज्यादा औचित्य बनता नहीं है। लेकिन देश की जनता ने ये तो देखा है कि ये जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज हैं जो अपने डेटा को कभी पब्लिक डोमेन में नहीं रखती हैं, अपने सैंपल साइजेस के बारे में हमेशा झूठ बोलती हैं, अपने सर्वे ग्रुप्स के बारे में हमेशा झूठ बोलती हैं, उनके आंकड़े कई बार ऑफ टारगेट रहते हैं। और ये भी देश की जनता जान ही गई है कि इसमें से जो अधिकांश एजेंसियां जिनको ग्लोरीफाई करके बताया जाता है ये किसी एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करती हैं, उनके बूथ मैनेजमेंट का काम करती हैं। और क्योंकि इस तरीके की एक सर्वे वाली एक्सरसाइज में अगर आप ईमानदारी से काम करें तो उसमें 15 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्च आएगा सिर्फ एक सैंपल सर्वे क्रिएट करने में। तो ऐसी जब 25-30 एजेंसियां काम करती हैं रीमा जी, तो ये जो 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा है तो इसकी फंडिंग कौन करता है? इस देश के मीडिया संस्थानों की अभी तो ये स्थिति नहीं है। कर्नाटक के समय जब एग्जिट पोल हुआ था तब आपने ये सवाल फंडिंग पर खड़ा किया था क्या, या तेलंगाना के समय में खड़ा किया था, हिमाचल प्रदेश के समय में खड़ा किया था? मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई एग्जिट पोल्स पर सवाल खड़ा किया हो, लेकिन इस बार सवाल खड़ा हो रहा है, ऐसा क्यों? रीमा जी, वैसे तो आपके बोलने के स्टाइल में वो तल्खी मेरे को दिख रही है कि आप एक तरीके का जवाब सुनना चाहती हैं, पर माफ कीजिएगा मैं आपको उस तरीके का जवाब नहीं दूंगा। कोई बात नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे अच्छे तरीके से। जनता का जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने है। इंडिया गठबंधन, जिसे आपको इंडी बोलने में बहुत मजा आ रहा है, वो कल सरकार बनाएगा 295 प्लस सीटों के साथ। देश को एक स्थिर, फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव सरकार देगा जो देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल करेगी, जो देश के युवाओं को रोजगार देगी और जो देश के अंदर एक सौहार्द का माहौल बनाएगी। क्योंकि पिछले 10 साल के अन्याय काल में इस देश के अंदर हर उस ताकत ने काम किया जिसने इस देश के सोशल फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश की। हाँ, तो उसके ऊपर भी ये वाला बयान थोड़ा रिजर्व रखिए कल के लिए, क्योंकि कल भी यही सब बोलना होगा। जो रीमा जी, आप और हम कल भी इसी मंच पे होंगे। ये तो आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। मैं अनुप्रिया जी का जरा रुख करना चाहूंगी। अनुप्रिया जी, 295 सीटें गठबंधन जीत रहा है विपक्ष का, ये दावा नीरज जी ने किया है। मैं जरा आप ही से पहले इस पर रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है। इनको भी पता है कि देश की जनता ने इन्हें नकारा है, आज नहीं 2014 में भी नकारा था, 2019 में भी, और इस बार भी नकार रहे हैं। अगर इनको यह अनुभव नहीं होता रीमा जी, तो आज आप तमाम इंडिया अलायंस के या महागठबंधन के तमाम साथी दलों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो धमकी भरे शब्द आपको नजर नहीं आते। अब जो बिहार की जनता, जैसे मैं आरजेडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रही थी, उसमें जो कहा कि बिहार की जनता बता देगी, तो बता दी है बिहार की जनता, उन्होंने वोट कर दिया है। और मैं इसलिए दावे के साथ कह रही हूं कि वो वोट एनडीए की तरफ गया है कि रीमा जी, आपके भी चैनल पे एक रिपोर्ट चला था, मुझे याद है, कि बिहार में पहले चरण के अलावा बाकी जितने भी 6 चरण के चुनाव हुए उसमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी।
और महिला मतदाता जो बिहार की हैं, उनको पता है कि उनकी सम्मान में या उनके चौमुखी विकास या बिहार के प्रगति में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, ये डबल इंजन की जो सरकार बिहार में रही है, जिस तरह से महिलाओं को महत्व रखते हुए जो प्रोग्रेस हुआ है बिहार में, या योजनाओं का निर्माण हुआ है, तो उनका सीधा मत एनडीए की तरफ था। और ये आरजेडी और कांग्रेस जितने भी दल, उनको पता चल गया है कि इनका सुपरा साफ फिर से होने वाला है, 40 की 40 सीट। और मैं बहुत अतोत्साहित होकर नहीं बोल रही हूँ, मैं कल भी अगर आपके चैनल पे होंगी और मैं कल आपको बताते ही नजर आऊंगी कि देखिए कैसे बिहार की जनता ने इनको जवाब दिया है। जो आज कह रहे हैं कि आपको इंडिया अलायंस बोलने में तकलीफ हो रही है, उस इंडिया अलायंस पूरा चुनाव खत्म हो गया, ये इंडिया और इंडी वाली बात ही नहीं खत्म हुई। बार बार मतलब पूरा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मीडिया पर हमला खत्म नहीं हुआ। पूरा चुनाव खत्म हो गया, अब नतीजों की बारी आ गई। लेकिन नीरज मिश्रा जी डे वन से जो बात कह रहे हैं वो वहीं अटके हुए हैं अभी भी, कि मैं क्या सुनना चाहती हूँ, मैं क्या जवाब चाहती हूँ, मुझे इंडी बोलने में अच्छा लग रहा है, मुझे इंडिया बोलने में खराब लग रहा है, वहीं के वहीं अटके हुए हैं आप नीरज जी, पूरे शुरुआत से अंत तक। नहीं रीमा जी, एक सवाल मेरा 750 दिनों से आप अटकी हुई हैं। एक मिनट मैं इसको कंप्लीट कर लूं कि इंडिया अलायंस दिखा कहां पे। बिहार में हमने देखा कि कांग्रेस को कैसे नाको चना चबा दिया आरजेडी ने, अपने पैरों के तले रखा, कहा कि भैया तुम्हारी पारंपरिक सीट पे तुमको लड़ने नहीं देंगे हम। देखिए वही आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में साथ लड़ रही है कांग्रेस को, पंजाब में उसके खिलाफ लड़ रही है। ठीक है, ममता बनर्जी पूछ नहीं रही है। 10 सेकंड देंगी रीमा जी। 10 सेकंड जल्दी से कैसे बोले नीरज जी? देखिए रीमा जी, देखिए अनुप्रिया हमारी बहन है, हम लोग बहुत डिबेट एक पक्ष में भी किए हैं और आज विपक्ष में भी कर रहे हैं, लेकिन अनुप्रिया जी को मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कल तक आप कोई ऐसा बयान मत दीजिए, क्योंकि हमारे जो चाचा जी हैं, जिनको बिहार में क्या बोला जाता है आप जानती हैं, हो सकता है कल अगर फिर पलटी मार गए तो आपके लिए फेस सेविंग बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सरकार बन रही है, तो चाचा जी कभी भी इधर आ सकते हैं। तो प्लीज मेरी बहन आप ऐसी बातें मत करिए। अरे नीरज जी, कल क्या होगा? कल बहुत कुछ होगा। आप अभी नीतीश कुमार पर अटके हुए हैं, लेकिन कल तो और भी बहुत कुछ होना है। अच्छा रुकिए, शिवम क्या? अच्छा रुकिए, अनुप्रिया जी एक सेकंड रुकिए, अब रुकिए, एक रिएक्शन देना बहुत जरूरी है नीरज जी को। मैं 1 मिनट का समय मांगूंगी। नीतीश कुमार मतलब सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार मतलब जिस गठबंधन में गए वहां उसकी सरकार, नीतीश कुमार मतलब महिलाओं का सम्मान, नीतीश कुमार मतलब हर घर जल, हर घर बिजली, और बिहार में बिहारी होने का पूरे देश में गर्व है। ठीक है, ना कि वहां पे जहां पे जंगल राज था, जहां नौकरी के बदले जमीन थी, जहां बबुआ को भाई 3 महीने पहले के अपने बयान को उठा के देख लीजिए। अच्छा रुकिए, राज्य का चुनाव नहीं है भाई, ये लोकसभा आपके लिए मुश्किल नहीं करना, मैं आपके लिए मुश्किल नहीं करूंगा। मैं अब जरा शिवम त्यागी का रुख करूंगी। शिवम त्यागी का रुख करूंगी। अच्छा ठीक है, शिवम त्यागी का रुख करूंगी। शिवम, आपके आने से पहले नीरज मिश्रा ने कहा कि एग्जिट पोल में जिन लोगों की फंडिंग है वो कहीं ना कहीं उनके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई और आज भी अभी साफ कर दिया। ये एग्जिट पोल में फंडिंग, मेरा सवाल यही है, मैंने उनसे भी यही पूछा, आपसे भी यही पूछूंगी कि कर्नाटक के समय क्या आपने, बीजेपी ने ये सवाल उठाया था कि कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल आने की वजह यह है कि कांग्रेस की फंडिंग है, या हिमाचल के समय, या तेलंगाना के समय, या पश्चिम बंगाल के समय? आप लोग पीछे रह जाते हैं ये बात करने में। देखिए रीमा जी, हम तो सीधे साधे राष्ट्रवादी लोग हैं और इतनी तेजी हम जानते ही नहीं। ये फंडिंग पैसे लगाते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे, ये सब कांग्रेस वालों का ही खेल है। ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे भाई, लंबे समय 58 साल सत्ता की मलाई चाटी है, तो इनको ज्यादा पता होगा कैसे मतलब पैसे बनाए जाते हैं, कैसे फंडिंग लगाई जाती है, निकाली जाती है। हम तो जनता के बीच में जाकर 200 से ज्यादा रैलियां करते हैं, 30 से ज्यादा रोड शोज करते हैं, 87 से ज्यादा इंटरव्यूज करते हैं, बाकी के नेता भी पौने 200 रैलियां करते हैं, और बाकी तमाम पूरी जितनी भी हमारी इलेक्शन मशीनरी है वो जनता के बीच में रहकर काम करती है, जीत कर आ जाते हैं। अब ये हार जीत में पैसा, प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, ये तो जो एरिस्टोक्रेटिक नेता जयराम रमेश है यही जानते होंगे। ये खान मार्केट गैंग को ही पता है भैया पैसा रेप्लिकेट करके डबल ट्रिपल कैसे बनाया जाता है, हम तो नहीं जानते। बहरहाल अभी जयराम रमेश ने जितना भी ये कहानियां रची थी कि 150 डीएम के पास फोन गया है सीधा अमित शाह जी का, और उस पर जो है उन पर दबाव बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बताइए सबूत दिखाइए, तो एकदम खिसियाने हो गए, बोलते कि नहीं 7 दिन का समय दो, चुनाव का रिजल्ट कल आने वाला है, देश को सच्चाई कल पता चल जानी है, इनको 7 दिन का समय चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है 7 घंटे मिले, शाम तक जवाब चाहिए।
ये करते क्या है बेसिकली, ये झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं। आपने बचपन में खेल खेला होगा, अगर खेला होगा रीमा जी, खो खो। वो खो खो में यही होता था कि वो ना हाथ लगा के भाग जाना होता था कुछ इस तरह से। ये वही करते हैं, ये इलेक्शन थोड़ी ना लड़ रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं। हाथ लगाते हैं, भाग जाते हैं, आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं, आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। क्रेडिबिलिटी बची ही नहीं है कुछ। अरे इतना भी नहीं गिरना है भाई, कुछ भी कह के नहीं निकल सकते ना। अब आज जयराम रमेश जी से कहा गया है कि भैया वो जो 150 अधिकारी यानी कि जिलाधिकारियों पर फोन गया है उसके बारे में जवाब दे दें। 7 दिन और 8 दिन और 10 दिन और 15 दिन ना करें तो विषय साफ है। पहली बात तो ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हारे पड़े बस, और अब से लेके अब तो 24 भी घंटे नहीं रह गए, 12-1 बजे तक तो क्लैरिटी आई जानी है। उसके बाद तो ये चेहरे दिखने बंद हो जाएंगे। कुछ 15-16 घंटे बचे हुए। कौन दिखने बंद जो भी ये जो हमारे आसपास वाले हैं, फिर तो ये कैमरा और फोन दोनों बंद कर लेते हैं कि कहीं मीडिया वाला फोन करके ये ना कह दे कि शाम को डिबेट है। फिर तो दिखाई भी नहीं देते ना, दिक्कत यही है। अच्छा हाँ, ये नीरज मिश्रा जी, जिस तरह से एग्जिट पोल के बाद ये तय हुआ था कि पहले तय हुआ था कि नहीं जाएंगे एक चैनल पर, उसके बाद तय हुआ नहीं जाएंगे चैनल्स पर, कल के नतीजों के बारे में कोई रणनीति बनी है कि कितनी सीटें आएंगी उसके बाद हम जाएंगे, और अगर इससे कम या ज्यादा आती हैं तो नहीं जाएंगे, ऐसी भी कोई रणनीति बनी है कल के लिए, या मतलब सबको स्वीकार किया जाएगा? रीमा जी, हाँ। कल मैं 2 बजे से 3 बजे पूरे 1 घंटे डीडी न्यूज इंग्लिश पर हूँ, आप ही के स्टूडियो में रहूंगा। आप चाहेंगी जिस सवाल पर जवाब मैं आपको जवाब दे दूंगा। शिवम त्यागी, और इसी तरीके से हाथ लगी होगी, वो कल रहेंगे पूरे दिन कांग्रेस के नेता और दिखाई देंगे चैनल्स पर। नहीं सुनिए ना, हम तो जीत का जश्न कल आपके स्टूडियो में मनाएंगे रीमा जी। हमारे स्टूडियो में मनाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में क्या होगा? मैं तो आपके स्टूडियो में रहूंगा देश की जनता को बताने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने जैसी हल्की भाषा बोली, 10 साल के अंदर जिस तरीके से अन्याय किया देश की गरीब जनता के साथ, उसका अन्याय काल जब अंत हो जाएगा तो आपके स्टूडियो में भी तो खुशी मनेगी। अच्छा। देश के अंदर एक प्रोग्रेसिव सरकार आएगी तो आप भी तो खुश होंगी। आपके ही तो देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अच्छा। क्यों रीमा जी? नहीं, हम तो अभी भी प्रधानमंत्री देश का हम ही चुनते हैं। हाँ, देश की जनता चुनती है। तो आपके लिए तो कल खुशी का दिन है, देश की जनता के लिए कल तो खुशी का दिन है। चुना जाएगा, वही चुना जाएगा जो हर बार चुने जाते हैं। चलिए शिवम त्यागी जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फिर अनुप्रिया। हाँ, थैंक यू। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मुझे तो एक बार जैसे ही इन्होंने कहा कि कल तो जीत का जश्न आपके स्टूडियो में ही मनेगा, मुझे जीजा जी याद आ गए। मैंने कहा ये लोग दूरदर्शन की जमीन भी कब्जा ली, अभी तो सरकार आई नहीं है, अभी तो ये कब्जे वाली बातें करने लगे। खैर, 12 बजे तक तो इनके टाइम सबको मिलेंगे। अभी आप इनसे पूछ लीजिए कल 3 बजे 2 बजे कह रहे हैं, 2 बजे रहेंगे वो चैनल पर। नहीं, आप समझ नहीं रही है मेरी बात। कल दोपहर को 12 बजे तक तो ये सारी दुनिया को टाइम कहेंगे कि 3 बजे भी मिलेंगे। आज आप इनसे पूछो कल 4 बजे मिलोगे, बोलेंगे हाँ मिलेंगे। शिवम, आपको नड्डा जी का फरमान बता रहे हैं जो भाजपा के लोगों को दिया गया है कि कल 12 बजे स्टूडियो से भाग लीजिएगा। अब और कुछ करने के लिए तो बचा है नहीं, झूठ बोलेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरह और भाग लेंगे। इतनी बेचैनी भी क्यों, इतना नहीं त्यागी जी, बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से। कल 12 बजे तक के लिए तो ये अवेलेबल है। उसके बाद फोन वोन बंद करके जिसको टाइम दिया है नहीं दिया है गायब एकदम गोस्ट कर देंगे। वजह साफ है, आज तक तो ऐसा ही होते आया है। 2014, 19, 22 सब यही है और कल भी यही है। और दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है। जनता का मूड कहीं ना कहीं इस देश के मीडिया हाउसेज में जितने भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने जो सर्वे किए वो ट्रेंड है। एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं देश में राहुल गांधी या कांग्रेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन कोई एजेंसी या आदमी जो सर्वे करता है उसकी क्रेडिबिलिटी है। अगर जितना नंबर्स उसने दिखाया उससे थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है या बिल्कुल 160 डिग्री 180 डिग्री अगर चेंज हो जाएगा तो उसको भी सवाल जवाब है। भाई कोई अपना काम अपनी बुराई कराने के लिए नहीं करता, ये कांग्रेस वाले बेशक करते हो। तो भैया विषय साफ, लेंस सब साफ नजर आ रही है। आने वाले समय में क्लैरिटी है कल। नीरज जी, ये बात अगर आरजेडी कहे, उद्धव ठाकरे कहें तो समझ में आता है कि उनका केंद्र की सरकार में कोई प्रधानमंत्री योगदान इतना बड़ा कुछ नहीं रहा। लेकिन जिस पार्टी ने 50 साल से ज्यादा, 55 साल से ज्यादा देश पर राज किया हो, वो अगर संस्थाओं के खिलाफ इस तरह बोलने लगे, कोर्ट के खिलाफ इस तरह बोलने लगे, इलेक्शन कमीशन को नकारने लगे और ये कहे कि सारे जिलाधिकारी जो हैं वो बीजेपी के पेरोल पर काम कर रहे हैं, मतलब सबके ऊपर से विश्वास छोड़ दिया जाए, तो ये मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा बयान आना ये अपने आप में थोड़ा खेदजनक लगता है। रीमा जी, हाँ। जयराम जी वाले मामले में तो 7 बजे जो बयान जाएगा वो आपसे साझा कर दिया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको याद दिला दूं कि इस देश के अंदर पिछले 10 साल में किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, फिर भी विपक्ष के लोग जमीन पर खड़े रहे, लोगों के बीच में रहे। मणिपुर जाने की हिम्मत की, सरकार की हिम्मत नहीं हुई, मणिपुर जाने की विपक्ष ने हिम्मत की।
चाइना जब घुस गया, उसको वहां पर खदेड़ने के लिए, देश का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की। प्रधानमंत्री जी तो झूला झुला रहे थे। तो जिस तरीके से 10 साल में चीजें हुई, और उस संस्था पे विश्वास है, इसीलिए तो हमने बार बार जाकर कंप्लेंट रखी सामने। और आज क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी सवाल डीडी ने पूछा था, क्योंकि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, मुझे उम्मीद थी कि बाकी संस्थानों ने नहीं पूछा, देश का पब्लिक ब्रॉडकास्टर ये पूछता कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस देश के अंदर द्वेष फैलाने की बात की, उसके ऊपर आपने प्रधानमंत्री को नोटिस क्यों नहीं किया? आपने जेपी नड्डा को नोटिस भेज दिया। आज ये सवाल डीडी न्यूज को पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्योंकि अन्याय काल खत्म होने को आ रहा है रीमा जी, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। अपने नेता से आप रीमा जी, ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मत बनिए ना। रीमा जी देखिए, पत्रकार की उसने महंगा चश्मा क्यों लगा रखा है ये मत पूछिए, और उसको क्या सवाल रीमा पूछना है जी ये भी अब आप ही बताएंगे। देखिए, क्या ये सवाल जरूरी नहीं था? रीमा जी, ये सवाल जरूरी नहीं था कि प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर मुसलमान से मुजरे तक की जो भाषा का प्रयोग किया, उसके ऊपर उनको नोटिस जाना चाहिए था कि नहीं? आप रीमा जी एक ईमानदार पत्रकार के नाते सिर्फ इस सवाल को पूछ लीजिए कि इस देश के अंदर मुजरा और मुसलमान, क्या उसकी जरूरत थी? क्या मंगलसूत्र की जरूरत थी? कोई विश्वास नहीं था चुनाव आयोग पर, तो चुनाव का बॉयकॉट किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया ना, क्योंकि विश्वास था। लेकिन अब नतीजों पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है देश के अंदर जो 10 साल में कुछ फासिस्ट सोच के लोग बने हैं, जिनको लगता है कि चुनाव का बॉयकॉट कर देना चाहिए, उन लोगों को यह बता दें कि इस देश में जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, जिसके लिए हमने, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है और देश के हर व्यक्ति का योगदान है, उसके अंदर बॉयकॉट सोल्यूशन नहीं है। उसमें तानाशाही के सामने खड़े होकर सवाल पूछना इसका सोल्यूशन है। तो हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, देश की जनता ने हमें वोट दिया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, और कल जब रिजल्ट आएगा तो इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। वो कल इंडिया गठबंधन को जीता हुआ डिक्लेयर करेंगे और हम अगले प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी करने में लग जाएंगे, देश को एक स्थिर सरकार देने में लग जाएंगे। तो ये फासिस्ट जो आइडिया था, उसको हराने के लिए जो जनता ने वोट किया है, वो इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। रीमा जी, मैं वेट कर रही हूँ आरजेडी जुड़े, लेकिन जब तक वो नहीं जुड़ते हैं, एक बयान शिवम त्यागी और अनुप्रिया जी दोनों से मेरा सवाल है। पहले शिवम त्यागी से मैं शुरुआत करूंगी। एक बयान आरजेडी की तरफ से सामने आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल करके मनोज झा ने एक बात बोली कि अगर कल 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आती हैं और हमारे पक्ष में मतदान जो हुआ है और वो रिजल्ट जो है वो हमारे पक्ष में नहीं आते हैं, तो जनता अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है, और फिर हमसे मत कहिएगा क्या होने वाला है। ये जो धमकी आई है सामने, इस पर रिएक्शन दीजिए शिवम त्यागी। देश में इंडिया अलायंस दंगा करने का माहौल बना रहा है, देश में इंडिया अलायंस आग लगाने का माहौल बना रहा है, देश में इंडिया अलायंस इलेक्शन कमीशन को धमका रहा है, देश में इंडिया अलायंस इस देश के जिलाधिकारियों को धमका रहा है। उस पर आज ही चाबुक चलाया है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है कि वो 150 डीएम्स की लिस्ट दे दो, पहली बात। दूसरा, अगर मनोज झा जो आरजेडी के हैं वो कहते हैं कि अगर हमारी 300 सीट आई तो ठीक है, वरना अगर नहीं आई, इंडिया अलायंस नहीं जीतता, तो शिवम, आई थिंक आपके नेटवर्क का इशू है, मैं ठीक कराती हूँ, तब तक अनुप्रिया जी इस बात का जवाब देंगी। अनुप्रिया जी, देखिए रीमा जी, ये कोई नई बात नहीं है, ये आरजेडी का चाल है, चरित्र है और चेहरा है। ये आज से नहीं, जब 90 के दशक में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बनी, उसके बाद बिहार की जनता में जिस तरह से जंगल राज, और इनकी मैं बोल रही हूँ कि रीमा जी देखिए, आपके देखा होगा कि आरजेडी के 2 कैंडिडेट, एक सारण और पाटलिपुत्रा से जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बेटी लड़ रही थी, वहां किस तरह की घटना हुई। वोटिंग वाले दिन भी गोली चली, छपरा में आपने देखा होगा, आपने पाटलिपुत्रा में भी देखा होगा। तो ये इनका चरित्र है। और एक और मैं घटना याद दिला दूं कि इनके ही नेता आरजेडी के तेज प्रताप जी कैसे अपने कार्यकर्ता को मंच से धक्का दे देते हैं। तो इनका जो यही तो चेहरा ना, डराने का है इनका है। और ये जनता, जिस जनता की बात करे, जब जनता ने इनको वोट किया ही नहीं है, तो इस जनता कौन कल निकलने वाला है? कल इनका कार्यकर्ता नहीं निकलेगा। इसके तो चुनाव के दौरान में इनके नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा रहे थे। आप मुझे बताइए कि इनके कौन से पुराने चेहरे नजर आए हैं पूरे रैली में, बस तेजस्वी यादव जी के अलावा। तो
तो यही एक जो डर है रीमा जी, ये डर आरजेडी का यह बोल रहा है कि 0 पे फिर से आउट होने वाले हैं। अब कुछ कहने के लिए इनके पास नहीं बचा है, तो इस तरह की धमकी देंगे। और बिहार की जनता इनसे वाकिफ है, इनके चरित्र से वाकिफ है, इसलिए बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। मुंहतोड़ जवाब इनका इन्होंने वोट के तौर में ठीक है अनुप्रिया जी, थोड़ा सा हम जरा जो सिग्नल्स का इशू है उसको भी ठीक करा लेते हैं। मैं वापस लौटती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज पर 5 की पंचायत। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह कल से पहले एक तरफ से धमकी भी शुरू हो चुकी है, निंदा शुरू हो चुकी है, शोर ही शोर चारों ओर है। चलिए मैं वापस जरा अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। शिवम त्यागी, अगर सिग्नल्स ठीक हो गए हैं तो मैं शिवम का रुख करना चाहूंगी। शिवम त्यागी, लगता है अभी भी नेटवर्क का कुछ इशू है। नीरज मिश्रा जी, जो बात अनुप्रिया जी ने कही है जरा उसका जवाब दीजिए पहले। ये जो धमकी आपके एलआई की तरफ से सामने आई है, आरजेडी की तरफ से, क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है या फिर कि व्यंग में ये सब किया जा रहा है कि कभी जिलाधिकारियों को धमकाया जा रहा है कि प्रशासन देख ले कि क्या होने वाला है, कभी कहा जा रहा है कि कल अगर नतीजे हमारे फेवर में नहीं आएंगे तो हमारे हाथ में नहीं है कि क्या होने वाला। इस तरीके की भाषा कभी चुनावों से पहले दिखाई नहीं देती थी, इस बार ऐसा क्या हो गया? हाँ रीमा जी, मैं तो महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी से आता हूँ, तो ये सवाल तो आप हमारे एलआई से अगर पूछते तो आपको ठीक से जवाब देते, लेकिन अनुप्रिया बहन ने जो बात बोली ये क्यों बताना भूल गई कि एक टीवी चैनल पर सुबह 7:30 बजे, जिस दिन की ये घटना है छपरा सारण वाली, राजीव प्रताप रूडी जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उस चैनल पर बिल्कुल लाइव कहा कि हम लोगों ने वहां हथियार उठाया है, हमारे लोगों के ऊपर जो हमला हुआ एलिजिबली उनकी तरफ से, तो हमने हथियार उठा लिए। एक कैंडिडेट जो देश के अंदर केंद्रीय मंत्री रहा है, उसने टीवी के ऊपर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के अगले दिन कहा कि मेरे लोगों ने हथियार उठा लिया है। ये तो सबके सामने है। तो अगर इनके नेता एकदम वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं टीवी के ऊपर आकर, तो ये किस तरीके से, किस बुनियाद पर किसी और के सामने सवाल उठा रहे हैं? हम तो सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं, चुनाव के नतीजे मतपेटी के अंदर जा चुके हैं। हम लोगों ने जितने प्रिकॉशन, जितने चेक एंड बैलेंस लगाने थे, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन ने अधिकांश चीजों को माना, जैसे पोस्टल बैलेट की बात थी, जैसे वो टेबल के ऊपर ARO की बात थी, जिन चीजों के ऊपर सवालिया निशान हमने खड़े किए, अधिकांश चीजों को इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है। अब उसके बाद अगर कल काउंटिंग पे कुछ होता है तो क्योंकि वो वीडियोग्राफ होगा, उसकी फुटेज आपके पास भी आएगी, तो उसके ऊपर तब चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें इस देश के इंस्टीट्यूशंस पे इतना भरोसा है कि अभी तक उन्होंने जो गलतियां की हैं, कल क्योंकि वो निर्णय आने वाला है, कल वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक नया सवेरा इस भारत के इतिहास और भारत की तकदीर के लिए कल एक नया सवेरा होगा और उसके साथ सारी अन्याय की अंत हो जाएगा। सवेरा कल भी नया होगा, रोज नया होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, नतीजे आपके फेवर में नहीं आए तो क्या रिएक्शन होगा, क्या करने वाले आप लोग कल? ये कुछ एक प्लान बी तो बनाया होगा ना? रीमा जी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल तो है, लेकिन आपका जवाब भी वैसा ही है। नहीं, हम लोग तो आपको आश्वस्त कर रहे हैं आपके चैनल पर, और कल जीतने के बाद फिर कहेंगे कि 295 प्लस सीटों के साथ
इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की तो सरकार बन रही है। 295 ही क्यों, 300 क्यों नहीं? देखिए 295 के ऊपर वो 400 भी हो सकती है। हाँ। जब देश के अंदर लहर नहीं, चल but रही होगी 295 का तो क्या 400 काउंट तो है? यहाँ भी हो सकती है। 295 का काउंट क्या है? क्योंकि राहुल गांधी ने वो एक लाइन बोल दी थी गाने की, इसलिए 295 है या कोई और वजह है 295 की? रीमा जी, कुछ कैलकुलेट हिंदी किया के होगा ना? अंदर एक शब्द है वाक्पटुता, और आप लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। तो राहुल जी से जिस लहजे में सवाल पूछा गया, उन्होंने आम जनता की भाषा में वो जवाब दे दिया। इंडिया गठबंधन के साथियों ने 1 तारीख को जो मीटिंग की, उसमें सीट बाय सीट डिस्कशन हुआ, वहां का फीडबैक लिया गया और वहां से ये निकल कर आया कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटों के साथ देश में सरकार बना रहा है। और रीमा जी एक आखिरी बात, लेकिन ये 295 क्यों है ये आप नहीं बता पा रहे हैं? मतलब बीजेपी ने तो जैसे कैलकुलेट करके एक रणनीति बनाकर सीटों का आकलन करके अपना नंबर बताया था, बीजेपी और उनके अलायंस ने। लेकिन आप 295 की फिगर क्यों है ये नहीं बता पा रहे। रीमा जी मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको दोनों 20 क्या 50 सेकंड आप ही ले रहे हैं लगातार। हाँ। देखिए रीमा जी, अभी ठीक है, अब अकेला विपक्ष का आदमी मैं ही हूं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, तो इस वजह से थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप देखिए, एक गंभीर बात यह है कि जितने एग्जिट पोल्स निकल कर आए हैं, आप अपनी डेटा टीम से पूछिए, जितने भी स्विंग स्टेट्स हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, उनमें इन सब सरकारी एग्जिट पोल्स ने भी जो वोट शेयर में डिफरेंस दिया है वो ±3% का है। एक लोकसभा के अंदर जब 10 मशीनें ही सिर्फ खुलती हैं तो वो 3% का वोट शेयर किस तरफ चला जाता है वो पता नहीं चलता है। तो वो बेईमानी करने की कोशिश जो की गई है एग्जिट पोल्स के अंदर, वो चालाकी के साथ उसका प्लान भी उन्होंने बनाया है। अनुप्रिया जी, कि अगर कल जब नीरज मिश्रा जी, होगा, 1 मिनट नीरज मिश्रा जी, पहला सवाल मेरा जो था अभी तक आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप फिर उसी बात पर आ गए। कर्नाटक में एग्जिट पोल ठीक थे, तेलंगाना में एग्जिट पोल ठीक थे, वेस्ट बंगाल में एग्जिट पोल ठीक थे, हिमाचल में एग्जिट पोल ठीक थे, दिल्ली में एग्जिट पोल ठीक थे, तब क्या हुआ था भाई? तब एजेंसियां सब ठीक थी, कोई फंडिंग नहीं हुई थी, अभी तक जवाब इसका नहीं मिला आपकी तरफ से। वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल उठा के चला दीजिए टीवी पर, 163 सीटें दे रहे थे भाजपा को, भाजपा की तो सरकार बन रही थी। और हुआ क्या, जिस तरीके से कहा गया था कि वो लोग 80 के नीचे, 90 के नीचे रह जाएंगे, वो आंकड़ा सामने आ गया। आप ऐसा है, राजनीतिक लोगों को इतने हल्के में मत आकिए। ठीक है, 10 साल में लोगों ने पहली बार उम्मीद के साथ, दूसरी बात इनके जो वादे थे जो पूरे नहीं कर पाए उसके लिए इनको वोट दे दिया। लेकिन अब देश की जनता ने हिसाब मांगा है 10 साल का कि भैया 10 साल के अंदर वो जो महंगाई को आपने रूफटॉप की सीलिंग से बाहर भेज दिया, उस पे जवाब दे दो। देश के अंदर जो माहौल खराब किया है जरा उसका जवाब दे दो। बेरोजगार युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी, उसका जवाब दे दो। कहां हल्के में ले सकता है कोई, वरना अभी जाति पूछने लग जाएंगे, अभी लोगों से पिटवाने लग जाएंगे। अभी रिपोर्टिंग करने निकलूंगी तो बंगाल में एकदम से माइक छीन लिया जाएगा। मैं कहाँ हल्के में ले सकती हूँ, मैं नहीं लेती हल्के मुझे में। लगता है रीमा जी आप पिछले 10-15-20 साल से रिपोर्टिंग करती होंगी। फिर अनुप्रिया जी आप 10-20 साल से रिपोर्टिंग करती होंगी, हमारी सरकारों में भी किया होगा। 26-27 साल हो गए अब तो आप मुझे हल्के में ले रहे हैं, मत लीजिए। बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करती आई होंगी। हल्के में ले रहे हैं, मत लीजिए। नहीं रीमा जी, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ। रीमा जी, इनसे बस एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो कह रहे थे ना कि हमारी बैठक चल रही है, बैठक के हिसाब से आप 295 बोल रहे हैं। बात नीरज जी मुझे बस बता दीजिए, कांग्रेस किस किस राज्यों में कितना कितना सीट जीतने जा रही है? आपने तो आकलन कर लिया है ना, बस इतना बता दीजिए। आवाज अगर आ रही हो तो शिवम त्यागी फिर फ्रीज हो गए। आप डेटा शीट निकालिए, मैं आपको एक एक सीट के ऊपर आकलन बिल्कुल बिल्कुल मैं बैठी हूँ, इतना बता दीजिए ना कि बिहार में आप कार्यक्रम करेंगे। रीमा जी आप कितना सीट जीतने जा रहे हैं? नीरज जी ऐसा है, जो आप जो कह रहे हैं ना कि जनता ने अपना जनमत दे दिया है और आपको जनता फिर से नकार रही है, इसको मान लीजिए। नहीं मान रहे, मुझे लगता है कि ज्यादा 24 घंटे का नहीं, 12 घंटे से 18 घंटे में आप मान चुके होंगे कि आपको जनता ने फिर से कहा है कि आप दर्शक दीर्घा में अच्छे लगिएगा, विपक्ष में भी आप नहीं शोभनीय है, क्योंकि आपकी तो आपके घटक दल आपको नहीं पूछे। नीरज जी बहुत ही बुरा स्थिति है आपका है। आप देखिए बिहार में मुझे बता दीजिए,
आपके कितने नेता ने बिहार भ्रमण किया हो? राहुल गांधी जी को बुला के हाँ मटन जरूर खिला दिया, मटन बनाना सिखा दिया, वो कह दिए कि चुनाव के बाद में मटन बनाना सीख लीजिए भाई, यही आपके लिए शोभा होगा। क्योंकि फिर राहुल गांधी जी 1 महीने तो देश में रहेंगे नहीं, क्योंकि वो कहेंगे कि वो चुनाव जो हार हुई है वो हमारे कारण हुई है, हमने अपने कार्यकर्ता को नहीं पूछा, हमने नेता को नहीं पूछा। जब भी दिखना है कांग्रेस पार्टी की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट होती है क्या अनुप्रिया जी की? सबको पता है क्या होने वाला है? शिवम त्यागी जवाब दीजिए। जवाब नहीं, सॉरी, शिवम त्यागी जो सवाल खड़े किए हैं उस पर आप बताइए, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी क्योंकि आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा था। शिवम, आप तक आवाज आ रही है? आई थिंक कि फिर से सिग्नल का कुछ इशू हो गया। नीरज जी, डेटा कैलकुलेशन, आरजेडी के प्रवक्ता तो आज पहुंचे ही नहीं। अच्छा, ये जो सवाल चल रहा है नीरज मिश्रा जी, जो प्रधानमंत्री ने भी बोला और गृह मंत्री ने भी बोला कि 6 तारीख के बाद राहुल गांधी विदेश जाने वाले हैं, ऐसा भी कुछ प्लान चल रहा है क्या, जो अभी अनुप्रिया जी भी बोल रही हैं? रीमा जी, हाँ, आपने शायद पिछले 1 साल के अंदर भारत जोड़ो यात्रा कवर की होगी। डीडी न्यूज ने भी विजुअल चलाए हैं। अब पता नहीं मन से चलाए कि बेमन चलाए। अरे हमने तो शो भी किए, डिस्कशन भी किए। अब आप अगर राशन पानी लेकर डीडी न्यूज ही चला, कभी आप कह रहे हैं यहाँ पर अगर कल जश्न मनाएंगे, अब आप कह रहे हो मन से चलाए नहीं चलाए। अब आप मन में मत झांकिए ना, डीडी न्यूज के मन में क्या चल रहा है वहां मत आइए आप। रीमा जी देखिए, चैनल पर क्या चल रहा है उस पर बात कीजिए। मैं तो आपके पूरे शो के दौरान मुस्कुरा रहा हूँ, ना विचलित हूँ। तो आप समझिए कि हमारे नेता जो भारत जोड़ो यात्रा करके आए, जिन्होंने हिम्मत की कि पूरे देश के अंदर 4000 किलोमीटर पैदल चलेंगे, मणिपुर जाएंगे, अरुणाचल जाएंगे, गुजरात जाएंगे, देश के हर उस कोने में जाएंगे जो आज उपेक्षित महसूस कर रहा था पिछले 10 साल से, जिसको प्रधानमंत्री जी के एक ऐसे टच की जरूरत थी कि उनको लगता कि हाँ, हमारे लिए दिल्ली में एक सरकार है जो हमारे लिए भी सोचती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सबको अनदेखा किया। तो एक नेता जो पिछले 1 साल के अंदर 4000 किलोमीटर पैदल चला हो और बाकी का जो हिस्सा है 6000 किलोमीटर का वो उसने हाइब्रिड मोड में किया हो, तो उसके बारे में ये कहना कि वो कहीं चला जाएगा, वो कहीं नहीं जा रहा है। वो यहीं रहकर आप लोगों के सामने सरकार बनने के बाद भी सवाल उठाएगा कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, और अपनी सरकार को भी आईना दिखाएगा जैसे इस सरकार को दिखाया, क्योंकि ये कोविड में फेल सरकार थी, ये जीएसटी करने वाली फेल सरकार थी, नोटबंदी करने वाली फेल सरकार थी। ये सब जगह जो आईना था ना, वो सदन से लेके सड़क तक वो राहुल गांधी दिखा रहा था। तो राहुल गांधी यही है, देश के मुद्दों को उठाता रहेगा और आपके सामने रखता रहेगा। ओके नीरज जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद लौटूंगी और हम कुछ और मुद्दों पर आगे चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और जरा मैं अब अनुप्रिया जी का रुख करना चाहूंगी। अनुप्रिया जी, नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और लगातार उनकी बैठकें आज चली हैं। ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री पद अभी से ही तय हो गया है कि कोई और मुख्यमंत्री की दावेदारी वहां पर रखेगा, या ऐसी कोई डील हो रखी थी? किस वजह से ये सब मुलाकातें हुई हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी। रीमा जी, मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, कुछ निजी कामों से भी हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो बिहार के मुखिया हैं और सहयोगी दल हैं एनडीए में, तो बैठकें लाजमी है। बट जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं, ना तो मुझे जानकारी और ना ही मुझे जानकारी दी जाएगी,
मुझे लगता है कि यह एक नैरेटिव जो विपक्ष फैलाने का प्रयास कर रहा है बहुत जल्दी में है बिहार में। मैं कहती हूँ आरजेडी के नेता जो बहुत जल्दी में है, इतनी जल्दी ना करे नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसा कि आरजेडी पहले भी कहती खेला होगा, खेला उनके साथ में हो गया। और खेला क्या देखना आवाज है क्या भैया, आज तो बड़ी दिक्कत हो रही है। कल जो है ये पता नहीं क्या है, इंटरनेट मेरा नहीं है, पार्टी ऑफिस। मुझे लग रहा है कि कोई साथ में बोल रहा है, मुझे इशू हो रही है। शिवम फ्रेम में लीजिए एक बार। शिवम के पास अगर अब आवाज जा रही है तो सिग्नल ठीक हुए हैं शिवम त्यागी? नहीं। हाँ अनुप्रिया जी बोलिए। देखिए क्या है कि बिहार में जो सत्ता से कई सालों से दूर है और जो आप अक्सर देखा होगा कि आरजेडी के नेता ने अपने मंचों से 17 महीने की बात कही और 17 महीने में नौकरी की बात कही। मैं तो पूछती हूँ कि भैया आपको नौकरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, राजनीतिक नौकरी कि सत्ता में आने का, कि अपने माता पिता के शासन काल की गलतियों को मत दोहराइए। लेकिन फिर वही गलती आप कर रहे थे। जैसे ही आपको सत्ता में मिला मौका, आपने क्या किया? आपको याद होगा रीमा जी, मैं आपके चैनल पर डिबेट में भी रही हूँ कि शिक्षा मंत्री किस तरह से सनातन पर सवाल उठाते रहे, रामचरितमानस को कोसते रहे, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते रहे और शिक्षा विभाग में बैठे भी नहीं और कहते हैं कि शिक्षा विभाग की नौकरी उनके द्वारा दी गई है। जबकि सच्चाई यह है कि जो नौकरी भी दी जा रही थी उसमें इनकी धांधली चली नहीं। वहां भी ये चाह रहे थे कि भाई हम नौकरी के बदले में जमीन ले लें। तो इनका जो चेहरा था ना, इनकी जो चरित्र थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इनके साथ रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कार्य अगर कोई महत्वपूर्ण होता है तो बिहार की प्रगति होती है और हमारा परिवार हमारा बिहार है, ना कि लालू परिवार की तरह 11 सदस्यों में से 6 सदस्य राजनीतिक रूप में स्थापित हो चुके हैं। आपने देखा होगा आज इस चुनाव में उनकी एक बेटी भी लॉन्च हो गई है, 5 बेटियां बची हैं, वह भी आने वाले समय में विधान परिषद या आप देखिएगा राज्यसभा के लिए लॉन्च होते नजर आएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी कभी भी मानसिकता बिहार की जनता के लिए कार्य करना नहीं होता है, झूठी। और मैं कहूंगी कि 17 महीने का जो ढिंढोरा पीट रहे थे तेजस्वी जी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 90 से 2005 की आप बात नहीं कर पाए एक बार भी? ऐसी कौन सा आपके ऊपर काला धब्बा लगा था कि 90 से 2005 की बात करने में आप झुझक रहे थे? आप कह रहे थे कि भाई हम A to Z की पार्टी है, लेकिन A to Z में आपने देखा होगा कि कैसे पप्पू यादव जी को लेकर के, जैसे कांग्रेस, मैं यहाँ पूछूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपने तो अपने पार्टी के नेता के साथ में बुरा हाल कर दिया। क्या किया? आप आए, आपके पप्पू यादव जी आपके पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए और आपके सहयोगी दल ने उनको चुनाव क्या उनके खिलाफ में कैंपेन किया। तो कैसा गठबंधन था? आप अभी बात कर रहे थे कि भाई हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी, टीएमसी ने आपको एक भी टिकट नहीं दिया, तो महागठबंधन कहीं पे भी नहीं था। देश के लिए एक मजबूत सरकार सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में था और उनको पता था, इसलिए इस बार 400 पार कल यहाँ हम रहेंगे डिस्कशन में और 400 पार के साथ में देखिएगा कि विजय का तिलक फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगा रहे हैं। नीरज मिश्रा जी जवाब दीजिए, ये वही बात है ना, फिर तो जनता सब कुछ देख रही है, बंगाल से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर दिल्ली तक कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहा ना जनता से। अब किसके साथ अलाय हो रहा है, कहां पे सीट किसको दी गई और फिर कौन सामने खड़ा होकर के वोट काट रहा है। रीमा जी बात तो ठीक है, अनुप्रिया जी जिस सरकार में अब हिस्सा हैं, इनके नेता जिस सरकार में हिस्सा हैं, आपको मेरी आवाज मिल रही है जी? रीमा जी जिस सरकार में अनुप्रिया जी के नेता हिस्सा हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में एक मंत्री जो भाजपा के सबसे बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुरट्ठा क्यों नहीं खोले? अनुप्रिया जी बताएंगी जरा, क्योंकि उन्होंने तो कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को जब तक हम उस कुर्सी से नहीं हटाएंगे हम वो मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। तो आज भी वो मुरट्ठा बंधा हुआ है और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तो है ही कि जैसे ही ये चुनाव खत्म हुए अब बिहार का नंबर है और भाजपा का तो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ इन्होंने दोस्ती की तो बिहार की हैं आप, तो आपको कहावत पता होगी कि भाजपा के पाजर में दांत है, उसका मतलब है कि वो आपके साथ खड़े होते हैं और बगल से ही आपको काट लेते हैं। अरे तो पहले भी तो नीतीश कुमार इनके साथ में थे, नई बात क्या है? पहले भी तो बीजेपी के साथ कितने सालों साल रहे हैं, अगर काटना होता अब तक काट चुके होते ना। रहे हैं हाँ, तो कटना होता तो अब तक। अरे सर कहाँ, जेडीयू अभी भी है ना सत्ता में, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही है, सुनिए तो ऐसा कहाँ हुआ है? आपको पता है कि जेडीयू ने कितने सीटों पे चुनाव लड़ा है? अनुप्रिया जी मुझे बस कंप्लीट करने दीजिए फिर आप बोलिएगा। ठीक है, आप देखिए ये नरेंद्र मोदी की भाजपा है, ये कोई पुरानी भाजपा तो है नहीं जिसमें अटल बिहारी जी जैसे नेता थे जो कम से कम मर्यादा रखते थे।
ये तो नरेंद्र मोदी की भाजपा है। शिवसेना के साथ क्या हुआ देश ने देख ही लिया, एनसीपी के साथ क्या हुआ देश ने देख लिया, अकालियों के साथ क्या हुआ देश ने सब देखा, और आपके साथ भी क्या होने वाला है देश वो देखेगा। आप तो सिर्फ ये समझिए कि वो आपके माध्यम से जो भी थोड़ी सी साख जेडीयू की बची थी उसके माध्यम से वो बिहार में काबिज होना चाह रहे हैं। कब होगा और ऐसा? इस चुनाव के बाद कब? हाँ रीमा जी, मैं भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, मैं अरे तो आप इतिहास कह से रहे हो बता ऐसा होगा, सकता हूं। ऐसा होगा तो देखिए, कहीं कुछ पता होगा ना कि कब होगा। रीमा जी, मैं तो आपको इतिहास के एग्जाम्पल्स के साथ बता रहा हूँ। मैं भी आपको इतिहास ही बता रही हूँ मैं कि तो जेडीयू इतिहास के कितने हिसाब समय ही समझा रहा हूँ। कितने समय से बीजेपी के साथ थी, बीच का एक अगर टाइम फ्रेम छोड़ दें जब वो आरजेडी के साथ गई, उसके अलावा पहले भी और अब भी साथ में रही। रीमा जी, हाँ। उसमें एम्फेसिस पॉइंट है नरेंद्र मोदी जी की भाजपा का टाइम फ्रेम अगर छोड़ दे। हाँ। उस दौर में नीतीश कुमार हमारे साथ थे ठीक जब है। नरेंद्र मोदी जी पीछे के रास्ते से उनको हटाना चाहते थे, जो अब वो आगे भी करेंगे। और अनुप्रिया जी, एक बात और भी, आपने लालू जी के लिए कहा ना कि 95 से 2004 और 2003 की बात क्यों नहीं करते। नरेंद्र मोदी 96 से 2004 की बात तो करते नहीं, वो तो पूरे देश में 10 साल से घूम घूम कर कह रहे थे कि किसी प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं। अटल जी के कार्यों मैं को भी जरा नकार आपको देते यही थे नीरज जी वो। रोकूंगी, हमें सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर चलना होगा जहां पर कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लोक लाज नहीं उठने चाहिए थे। पहले हमारे विपक्षी दलों ने उन्होंने हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, कोई बात नहीं, हमने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति करिए, स्वीकार्य है। हमारी सरकार के प्रति करिए, स्वीकार्य है। पर जब आप लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्र की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं तो यह कतई अस्वीकार्य है। इन चुनावों में हमने देखा, हमारा मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक ही मूल मंत्र रहा, विकास, और विकास के आधार पर विश्वास। और विपक्षी दलों का एक ही मूल मंत्र रहा, भ्रम, भ्रम के आधार पर भय। और मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता किस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, तो कहीं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो कहीं संविधान खत्म हो जाएगा, तो कहीं पर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो कहीं पर उत्तर दक्षिण में विभाजन करवा दें, और अनेक अनेक प्रकार की अनर्गल, आधारहीन, भड़काऊ बातें की गई। परंतु इधर जो विषय चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए गए, आपने देखा कि चुनाव आयोग ने उसका युक्ति संगत और तकनीकी उत्तर दिया है। जो जो बातें मांगी गई थी, डिमांड, वो सारी बातें पूरी हुई हैं। परंतु मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, चुनाव की हार की निश्चितता, यानी सर्टेनिटी ऑफ एन इनएविटेबल इलेक्टोरल डिफीट माइट हैव पुट अप सेलिनिटी इन देयर माइंड। चुनाव की पराजय की निश्चितता ने ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है। इसलिए इस प्रकार के आरोप कि 150 डीएम को फोन किए गए, चुनाव आयोग ने कहा बताइए, आपने संख्या कोट की है, संख्या कोट की है तो बताइए कौन है। तो कहते हैं 7 दिन का समय, उन्होंने कहा शाम तक दीजिए, क्योंकि आपने कहा ये चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। यह दर्शाता है किस प्रकार के अनर्गल बातें उन्होंने करने का प्रयास किया है। इस चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे लेकर समाज के अंदर विप्लव पैदा किया जा सके। और हकीकत तो यह है कि हमारी सरकार ने एक्सरे किया और एक्सरे के बाद 2200 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज निकली हैं, वो बातें कैश सामने दिखाई पड़ रहा था। परंतु मैं कांग्रेस से कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पिछले वर्ष तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव आयोग ने सही काम किया था और केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गलत काम हुआ? क्या 2018 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अच्छा काम किया था और 2023 में गड़बड़ हो गया? तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आप उत्तर से दक्षिण तक चलिए, ये किस प्रकार की आप भ्रम फैलाने वाली निम्न स्तरीय बातें कर रहे हैं? मतलब उनके हिसाब से चुनाव आयोग ने पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में अच्छा काम नहीं किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में अच्छा काम नहीं किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम नहीं किया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप देखते रहिए 5 की पंचायत।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH. तो DD न्यूज़ पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। हमारे साथ अब डॉक्टर सूरज मंडल जो कि RJD के सपोर्टर हैं वो भी जुड़ गए हैं। सूरज मंडल जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है बिहार से लेकर दिल्ली तक, मैं ज़रा उसी पर जाना चाहूँगी। मनोज झा को आपने देखा ही होगा और वो कह रहे हैं कि जो भी होगा कल, अगर हमारे पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो हमें नहीं पता कल क्या होगा, हमारे हाथ में नहीं होगा, पटना की गलियों में दिखाई देगा। इसका मैं थोड़ा सा ज़रा संक्षिप्त में समझना चाहूँगी कि इसको धमकी के तौर पर लिया जाए या निराशा के तौर पर लिया जाए या किस तरीके की बात कहने की कोशिश थी। देखिए, अभी तुरंत हम लोग सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता को कि उन्होंने जोर जोर से बहुत सारी बातें कही। सबसे पहली बात तो वो ही इज पुटिंग वर्ड्स इनटू द माउथ ऑफ ऑपोजिशन। किसी ने नहीं कहा कि इस राज्य में अच्छा हुआ, इस राज्य में बुरा हुआ। ये डेफिनेट पोजीशन है सभी पॉलिटिकल पार्टीज का। जब चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में पूरी की पूरी विपक्ष उस समय चुनाव आयोग को जाकर और ये गुहार लगाई थी कि चुनाव बैलेट पेपर से किए जाए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सभी पार्टी ने ये पोजीशन लिया था। आज तक यही पोजीशन। दूसरी बात, चुनाव आयोग के तमाम ये जो आज उन्होंने पहली बार अनप्रेसिडेंटेड रूप में जो इलेक्शन पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की, उन्होंने चीजों को तो एड्रेस किया नहीं। जब चुनाव के दरमियान जो धार्मिक मुद्दों पर कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कल के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना डॉक्टर सूरज मंडल। सुन लीजिए मेरी प्रेस जवाब कॉन्फ्रेंस कल भी होगी। आई विल बी, अगर आप सुनना चाहते हैं मेरी जवाब तो सुन लीजिए, नहीं सुनना चाहते हैं तो बोल। जवाब कहाँ दे रहे हैं आप? मेरा सवाल तो कुछ और था, उस पर तो आप आ नहीं रहे। आप तो जो आपके मन में है वो बोलना है आपको। आप मेरा सवाल तो मनोज झा पर था ना, जो धमका रहे हैं वहां पर सबको। मेरा सवाल वो था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या सुना रहे हैं वहाँ, और आप वो हमको सुना के और आप वो कहेंगे उसका जवाब नहीं दीजिए। मनोज झा को भी हमने सुनाया है, वो किस तरह से धमकी दे रहे हैं। वो नहीं सुना आपने? बिल्कुल सुना है। वो नहीं सुना तो बताइए ना फिर वो धमकी क्या है, मैं वही जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया और जो DMs को फोन करके कहा जा रहा है वो धमकी है कि क्या है, ये बताया। प्रूफ, पर जो एक प्रूफ नाम की चीज होती है या नहीं होती है? किस चीज की प्रूफ? किस DM को फोन किया गया, नाम बताइए सूरज मंडल जी। चुनाव आयोग ने भी यही सबूत मांगे हैं, ढंग से कर रही हैं। चुनाव आयोग ने भी सबूत मांगे हैं। किस DM को फोन किया गया? हवा में मत बोलिए। आपने चुनाव का हवा में मत बोलिए, किसको फोन किया गया, नाम बताइए ना। आपने चुनाव के दरमियान धार्मिक और हिंदू मुसलमान करके और आपने ये मौका भी नहीं दिया। और चुनाव आयोग किसको सर्व कर रहा है नोटिस? किस DM को फोन किया गया, नाम बताइए। आप क्या जानना चाहती है? किस DM को फोन किया गया? चुनाव आयोग जानना चाहता है किस DM को फोन किया गया, नाम बताइए। चुनाव आयोग को जो चुनाव आयोग जवाब चाहता है वो चुनाव आयोग को दिया जाएगा। प्रूफ तो बिल्कुल मिलेगा, प्रूफ तो रोज मिल रहा है। आपने वीडियोस देखे जिसपे EVM हिट एंड रन करने ट्रक पर लाके किया जा रहा है। जौनपुर में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। कुछ भी बोलो, सोशल मीडिया पर वायरल करो और परसेप्शन बनाओ, नैरेटिव बनाओ कि देश में ऐसा हो रहा है। एक जगह जब सबूत मांगे जाए और आप दिखा रहे हैं एक फिक्टिशियस, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं डॉक्टर सूरज मंडल, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। पोल जो है सो इट इज मैनिपुलेटेड, एवरीबॉडी नोज
आप पूरे नॉन के स्टॉप पूरे बोलते exit- रहेंगे। बिल्कुल मैंने जो बोलते सवाल रहेंगे। किया है सबूत कहां पर है, नाम कहां पर है डीएम का, प्रूफ कहां पर है? चलिए, मुझे नहीं लगता है कि प्रूफ और वो जो भी 7 बजे तक की डेडलाइन है, आई थिंक उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ही फर्म तरीके से ये बात कही गई कि अगर कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है, अगर कोई भी ऐसी बात है या शक है, तो कम से कम सबूतों के आधार पर बात कीजिए और बताइए कि आखिर कहां पर ऐसा हो रहा है। लेकिन सबूत अभी तक विपक्ष की तरफ से नहीं दिए गए। चलिए, आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और काउंटडाउन शुरू है, कुछ ही घंटों का इंतजार और उसके बाद पता लग जाएगा कि आखिर विपक्ष के दावों में दम है या फिर कि जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है एग्जिट पोल्स, क्योंकि जनता का मैंडेट सर्वोपरि है और जनता ने जिसको चुनना होगा वो बात कल ईवीएम के जरिए पता लग ही जाएगी। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।